74,000, जी हाँ 74,000 कैनेडियन पार्लियामेंट में ये नंबर बोला गया और पूरी पार्लियामेंट में हंगामा मच गया। 74,000. That's the number of rejected refugees still in Canada getting luxury taxpayer-funded healthcare that Canadians can only dream of. They're supposed to be deported, not given better care than those paying for it. ऑपोजिशन का कहना है कि 74,000 फेल्ड असाइलम क्लेमेंट्स यही वो लोग हैं जिनकी रेफ्यूजी क्लेम्स रिजेक्ट हो चुकी हैं, अभी भी कनाडा में मौजूद हैं और हेल्थ केयर बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लियामेंट में यह भी क्लेम किया गया है कि इनमें से 28,000 लोगों का प्रॉपर ट्रैक गवर्नमेंट के पास नहीं है। सिर्फ सोचिए दोस्तों, एक तरफ कैनेडियन फैमिलीज डॉक्टर के लिए वेट कर रही हैं, ओवर 2 मिलियन फैमिलीज है जिनका फैमिली डॉक्टर अभी तक नहीं है, इमरजेंसी रूम्स में घंटों बैठे रहते हैं, हाउसिंग क्राइसिस अलग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस अलग चल रहा है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर किसी की रेफ्यूजी क्लेम रिजेक्ट हो चुकी है तो वो अभी तक कनाडा में क्यों है, और अगर वो यहां है तो उसका खर्चा कौन उठा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ इमिग्रेशन की कहानी नहीं है, ये हम लोगों की कहानी है, हम टैक्स पेयर्स की, ये हेल्थ केयर सिस्टम की कहानी है, ये कनाडा के फ्यूचर की कहानी है। एमपीज ने लिबरल गवर्नमेंट को डायरेक्टली टारगेट किया। उनका कहना था कि रिजेक्टेड असाइलम क्लेमेंट्स को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कैनेडियन टैक्स पेयर्स ऐसे लोगों के बिल क्यों भर रहे हैं जिनकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हैं। ऑपोजिशन ने यह भी कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में है, स्पेशलिस्ट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, इमरजेंसी रूम्स ओवरलोड हैं। ऐसे में अगर फेल्ड क्लेमेंट बेनिफिट ले रहे हैं तो ये टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफी है। लेकिन फिर गवर्नमेंट का जवाब आया। इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा कि ऑपोजिशन पूरी तस्वीर नहीं दिखा रही। उनके मुताबिक ये कोई लग्जरी हेल्थ केयर नहीं, ये टेम्पररी और एसेंशियल हेल्थ केयर कवरेज है। गवर्नमेंट का कहना था कि कनाडा की इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर कोई वनरेबल सिचुएशन में है तो कुछ बुनियादी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना जरूरी है। साथ ही मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में यह भी कहा कि असाइलम क्लेम्स में 59% तक कमी आई है। गवर्नमेंट का कहना है कि नए रिफॉर्म्स की वजह से टैक्स पेयर की हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स बचेंगे। अब सवाल उठता है दोस्तों, आम कैनेडियन किसकी बात पर यकीन करे, ऑपोजिशन की या गवर्नमेंट की? चले पहले ये समझते हैं कि असाइलम क्लेमेंट होता क्या है। असाइलम क्लेमेंट वो शख्स होता है जो कनाडा आकर ये कहता है कि अगर वो अपने मुल्क वापस गया तो उसकी जान या सेफ्टी खतरे में हो सकती है। उसकी एप्लीकेशन रिव्यू होती है, एविडेंस देखा जाता है, इंटरव्यूज होते हैं और फिर फैसला होता है। कुछ क्लेम्स अप्रूव हो जाते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। थ्योरी में सिस्टम सिंपल लगता है लेकिन रियलिटी में बिल्कुल सिंपल नहीं है। बहुत सारे केसेस बहुत सालों तक चलते रहते हैं, अपील्स होती हैं, कोर्ट चैलेंजेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज होती हैं। इसी वजह से लोग इस सिस्टम में बहुत अरसे तक रहते हैं। यहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है क्योंकि कैनेडियंस का सवाल यह है कि अगर क्लेम रिजेक्ट हो गया तो फिर प्रोसेस खत्म क्यों नहीं हुआ भाई? आखिर डिले है किस बात का? और ये बिल्कुल फेयर सवाल है। आज कनाडा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में हाउसिंग क्राइसिस शामिल है। मिसिसागा, ब्रैम्पटन, टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी जैसे शहरों में रेंट रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया है। एक बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट कई जगह $2,000 से भी ऊपर है। घर खरीदना एवरेज फैमिली के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी वक्त हेल्थ केयर सिस्टम भी स्ट्रगल कर रहा है। बहुत सारे प्रोविंसेस में फैमिली डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। वॉक इन क्लिनिक्स जो हैं वो ओवरलोड होते हैं भाई। आप कभी जाके देखिए, आपको पता चलेगा। इमरजेंसी रूम्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। असल में प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब लोग इन सारी चीजों को देखते हैं ना तो उनको फिर समझ आता है कि इमिग्रेशन सिस्टम के नंबर्स कितने खराब हो गए हैं। नेचुरली फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है भाई। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ कंजर्वेटिव्स की नहीं है, ये बात समझनी होगी गवर्नमेंट को। ये फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर भी नजर आती है। लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और पोस्ट करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन। आप फेसबुक खोलो तो सही, एक्स खोलो, यूट्यूब की जो वीडियोस आप देखते हो उनके कमेंट्स थोड़े से पढ़ा करो। हर जगह लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं,
क्या कनाडा इमिग्रेशन को मैनेज कर रहा है या इमिग्रेशन कनाडा को मैनेज कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली, और ये सवाल आज पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक जमाना था जब कनाडा की इमिग्रेशन एक प्रिविलेज समझा जाता था, आज तो ऐसे बट रहा है जैसे कोई लड्डू बटता है, यकीन करें आप। पार्लियामेंट की डिबेट में सिर्फ हेल्थ केयर का इशू नहीं था, क्राइम का इशू भी उठाया गया। ऑपोजिशन एमपीज ने कुछ सीरियस क्रिमिनल केसेस का जिक्र किया। उनका कहना था कि अगर कोई नॉन सिटीजन सीरियस क्राइम करता है तो उसे कनाडा में रहने का हक नहीं होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया और गवर्नमेंट से पूछा कि डिपोर्टेशन फास्ट क्यों नहीं होती। गवर्नमेंट का जवाब था कि कनाडा लॉ के मुताबिक काम करता है, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, हर केस अलग होता है और लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, टेक्निकली ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन का मसला अलग होता है। अगर लोगों को लगने लगा कि क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस से बच रहे हैं तो पब्लिक कॉन्फिडेंस गिरता है भाई, और जब पब्लिक कॉन्फिडेंस गिरता है तो पूरा इमिग्रेशन डिबेट इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। हर रेफ्यूजी क्लेमेंट क्रिमिनल नहीं होता, हर फेल्ड क्लेमेंट फ्रॉडस्टर नहीं होता, यानी कि वो फ्रॉड नहीं कर रहा होता। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। रियलिटी ऐसी नहीं है। कई लोग जेन्युइनली मुश्किल हालत से निकलकर कनाडा आते हैं, कई लोग वाकई प्रोटेक्शन डिजर्व करते हैं, इसीलिए कनाडा ने रेफ्यूजी सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन दूसरी साइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम का मिसयूज हो रहा है तो उसे रोकना भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर केसेस बहुत स्लो हैं तो उन्हें फास्ट करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डिपोर्टेशन ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे तो उन्हें इंप्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और शायद इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा कैनेडियंस एग्री करते हैं। लोग इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, लोग कियोस के खिलाफ हैं। ये जो कियोस हुआ है ना सारा, इसके खिलाफ है। लोग रेफ्यूजीज के खिलाफ नहीं है भाई, लोग वीक इन्फोर्समेंट के खिलाफ हैं। लोग न्यू कमर्स के खिलाफ नहीं, लोग अनफेयरनेस के खिलाफ हैं। ये बहुत बड़ा जो है, समझ लें कि इसमें एक तजाद है, एक डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए। आज अगर आप कनाडा में किसी भी वर्क प्लेस में चले जाओ, कंस्ट्रक्शन साइट हो, वेयर हाउस, ऑफिस, फैक्ट्री हो, ट्रक यार्ड हो, हॉस्पिटल्स हो, आपको इमिग्रेंट्स मिलेंगे। और कनाडा की इकॉनमी इमिग्रेंट्स के बगैर चल भी नहीं सकती है। ये एक रियलिटी है दोस्तों, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। कनाडा की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, रिटायरमेंट बढ़ रही है, लेबर की शॉर्टेज बिल्कुल मौजूद है, हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है राइट नाउ, ट्रेड वर्क की बहुत डिमांड है, ट्रक ड्राइवर्स की बहुत डिमांड है। इसीलिए इमिग्रेशन कनाडा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही सिस्टम का एफिशिएंट होना भी जरूरी है। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्लियामेंट में दोनों साइड्स अपने आप को टैक्स पेयर्स का दोस्त बता रही हैं। ऑपोजिशन कहती है कि हम टैक्स पेयर्स का पैसा बचा रहे हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि हम टैक्स पेयर्स के लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहां तक वीडियो देख ली तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। ऑपोजिशन कहती है कि सिस्टम फेल हो चुका है, गवर्नमेंट कहती है कि सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। अब फैसला कैनेडियंस को करना है, और शायद इसीलिए इमिग्रेशन इलेक्शन इशू बन चुका है। पिछले कुछ सालों में इमिग्रेशन जनरली पॉजिटिव टॉपिक समझा जाता था, लेकिन अब हाउसिंग और हेल्थ केयर के प्रेशर की वजह से लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई, कितने न्यू कमर्स कनाडा एब्जॉर्ब कर सकते हैं 2026 के अंदर? कितने होम्स अवेलेबल हैं आप बताइए मुझे? कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी अवेलेबल है राइट नाउ? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या गवर्नमेंट के पास क्लियर प्लान है? आज पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है ना दोस्तों, वो असल में 74,000 लोगों की डिबेट नहीं थी, वो ट्रस्ट की डिबेट थी, पब्लिक कॉन्फिडेंस की डिबेट थी, अकाउंटेबिलिटी की डिबेट थी। कैनेडियंस ये देखना चाहते हैं कि रूल्स सबके लिए इक्वल हैं या नहीं। अगर कोई लीगल प्रोसेस फॉलो करता है तो उसे फेयर ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। अगर कोई सिस्टम का मिसयूज करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर टैक्स पेयर पैसा दे रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए कि उनका पैसा कहां जा रहा है, किधर लग रहा है। इसीलिए ये इशू इतना सेंसिटिव बन गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें इमोशंस भी हैं, मनी भी है, हेल्थ केयर भी है, हाउसिंग भी है, इमिग्रेशन भी है, और पॉलिटिक्स भी है। आज की डेट में कनाडा एक डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है।
एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरी तरफ टैक्स पेयर्स की एक्सपेक्टेशंस। एक तरफ इमिग्रेशन की जरूरत है, दूसरी तरफ हाउसिंग और हेल्थ केयर का प्रेशर। एक तरफ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, दूसरी तरफ पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। और सच कहूं तो इसी बैलेंस पर कनाडा का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट इमिग्रेशन को इफेक्टिवली मैनेज करती है तो पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर डिले कम होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर डिपोर्टेशन ऑर्डर्स एफिशिएंटली इंप्लीमेंट होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हाउसिंग सप्लाई बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर लोगों को लगता रहे कि सिस्टम कंट्रोल से बाहर है तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी भाई, और पॉलिटिकल प्रेशर भी। अब सवाल यह है दोस्तों, अगर किसी की असाइलम क्लेम रिजेक्ट हो जाती है तो उसे कितना वक्त मिलना चाहिए कनाडा छोड़ने के लिए? क्या हेल्थ केयर बेनिफिट्स कंटिन्यू रहने चाहिए? क्या डिपोर्टेशन प्रोसेस फास्ट होना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको लगता है कि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम इस वक्त कंट्रोल में है या नहीं? कमेंट में आप लोगों ने ये सब जरूर बताना है। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है, वहां फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है काशिफ इन कनाडा, वहां फॉलो मस्ट है। वहां पर मैं डेली अपडेट्स कुछ ना कुछ डालता रहता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।